मेरी पहली किताब तब छपी जब मैं 15 साल की थी, तो मुझे एक बार फिर से प्यार हो गया था फिल्म मेकिंग के साथ। एंड फिर मैंने 2 फिल्में बनाई। एक का नाम था अनकहे ख्वाब, वो लेबरर की लाइफ पे बेस्ड थी, एंड एक का नाम है शहद की तलाश में जी जो एक कैब ड्राइवर की कहानी थी। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव। मेरी नई किताब का नाम है लॉस्ट एंड फाउंड इन कश्मीर। ये एक फिक्शनल कहानी है जो इंस्पायर्ड है पहलगाम अटैक से। बहुत सारी आर्ट चेंज हो गई, आर्टिस्ट चेंज हो गए, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ कि वो सच्ची आर्ट है। मेरे कहने में तो जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स आज हमारे पास अवेलेबल हैं, जितना सोशल मीडिया हमारे पास अवेलेबल है, ये हमारी जिंदगी आसान तो कर देता है, लेकिन दैट इज नॉट कि जैसे कला को देखा जाना चाहिए। एक थिएटर में जाके फिल्म देखना, इतने सारे अनजान लोगों के साथ एक कहानी को बस विटनेस करना और फिर खुद बिना बोले कुछ जुड़ जाना एज एन ऑडियंस, उस वो ही तो पर्पस होता है आर्ट का। मैंने थिएटर शुरू किया था व्हेन आई वाज 7 years old, एंड मुझे एकदम से ही ऐसा लगा कि मुझे एक ऐसी चीज़ मिलती है जहाँ पे मैं अपना पर्सपेक्टिव और अपना नज़रिया बहुत खुले तरीके से रख सकती हूँ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਕਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੇਮ 'ਚ ਨੇ ਨਕਾਸ਼ਾ ਲੂਥਰਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਐਕਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲੇਖਕ ਵੀ। ਆਓ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਥੋੜਾ यूनिक है ना। So निकाशा इज रावण की जो मम्मा थी, उनका नाम निकाशा था इन दी हिंदू माइथोलॉजी टेक्स्ट। एंड वैसे मेरे नाम का मतलब इज बॉर्न लीडर। सो यस, दैट्स द स्टोरी। जो नाम है फिर वो दिखा भी रहे हैं होपफुली यस, गोल तो यही है। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ, ਆਰਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਥੀਏਟਰ। प्लीज ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ थोड़ा कुछ ਦੱਸੋ। सो मैंने थिएटर शुरू किया था व्हेन आई वाज 7 years old, एंड मुझे एकदम से ही ऐसा लगा कि मुझे एक ऐसी चीज़ मिलती है जहाँ पे मैं अपना पर्सपेक्टिव और अपना नज़रिया बहुत खुले तरीके से रख सकती हूँ। एंड वहाँ से शुरू हुई थी मेरी कहानी कला के साथ। जब मैं 13 साल की थी तो मुझे राइटिंग में इंटरेस्ट आया, क्योंकि मुझे लगा कि राइटिंग में बहुत बड़ी ताकत मिलती है एक इंसान को। आपके पास एक ऐसी दुनिया होती है जहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो। जो कॉन्फ्लिक्ट होना होता है वो आपकी मनमर्जी से होना होता है, जो खुशी होती है वो अपनी मनमर्जी से होती है। राइटर्स के पास इससे भी बहुत बड़ी एक पावर है कि वो सोसाइटी को मोल्ड कर सकते हैं अपने शब्दों के साथ। तो मैं बहुत इंस्पायर्ड थी जितने भी लेखकों को मैं पढ़ रही थी, जैसे कि मुराकमी एक जापानीज राइटर हैं, जैसे कि अगर हम अपने देश के राइटर्स देखें तो अमृता प्रीतम, साहिल लुधियानवी जी, शिव कुमार बटालवी साहब। तो मुझे इन सबके शब्दों ने इतना ज़्यादा मूव किया था कि मुझे लगा कि मुझे भी अपने शब्दों में दुनिया को अपना नज़रिया बताना चाहिए। तो मेरी पहली किताब तब छपी जब मैं 15 साल की थी, एंड फिर उसके बाद एक और मैंने एक किताब छापी थी जो एक कविताओं की कलेक्शन थी, एंड तब मैं 16 साल की थी। उसके बाद फिर मुझे फिल्म मेकिंग में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया। मुझे लगा कि अगर शब्दों से बढ़कर आप पूरी एक स्क्रीन में सचमुच की एक दुनिया बना सकते हो, जहाँ पर जो आपने शब्द लिखे हैं जेन्युइन लोग आके वो फिर से दोहराएं उसी भाव के साथ, उसी इमोशन के साथ। तो मुझे एक बार फिर से प्यार हो गया था फिल्म मेकिंग के साथ। एंड फिर मैंने 2 फिल्में बनाई। एक का नाम था अनकहे ख्वाब, वो लेबरर की लाइफ पे बेस्ड थी, एंड एक का नाम है शहद की तलाश में जो एक कैब ड्राइवर की कहानी थी। तो ये फिल्में अभी फिल्म फेस्टिवल्स में हैं, एंड इनमें से एक अभी जागरण फिल्म फेस्टिवल में PVR में स्क्रीन भी हुई थी। सो ये मेरी कहानी थी। यस, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੌਕ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਐਡ ਆਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ? मुझे ये लगता है कि हालांकि मैंने कला में अपने रोल्स काफ़ी बदले हैं 7 साल से लेकर अभी तक,
लेकिन मेरा कला को देखने का नज़रिया वही रहा है। और मुझे लगता है कि आजकल हम कला को ऐसे मानते हैं कि इट्स जस्ट अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी इससे ताकत है। बिकॉज जैसे हम दुनिया को देखते हैं, जैसे हम अपने देश को दर्शाते हैं विदेश लोगों के सामने, वो हमारा पूरा कल्चर ही आर्ट के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। एंड हालांकि कभी राइटर, कभी एक्टर, कभी डायरेक्टर, ये तो दुनियादारी लेबल्स हैं मेरे कहने में। ਬਟ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਤੇ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਰਟ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਯੈਸ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਈਏ, ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਆ ਗਏ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਆ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਰਟਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਰਟਿਸਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੀ ਆਰਟ ਹੈ। मेरे कहने में तो जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स आज हमारे पास अवेलेबल हैं, जितना सोशल मीडिया हमारे पास अवेलेबल है, ये हमारी जिंदगी आसान तो कर देता है, लेकिन दैट इज नॉट कि जैसे कला को देखा जाना चाहिए। एक थिएटर में जाके फिल्म देखना, इतने सारे अनजान लोगों के साथ एक कहानी को बस विटनेस करना और फिर खुद बिना बोले कुछ जुड़ जाना एज एन ऑडियंस, वो ही तो पर्पस होता है आर्ट का। And OTT platforms, while convenient, they are also dissecting हमारे लिए आर्ट जब हम बनाते हैं तो हम इस जरिए से बनाते हैं कि पूरा समाज एक हो जाए। नो मैटर क्या कास्ट है इंसान का, क्या कलर है, क्या जेंडर है, क्या रिलीजन है। सो मुझे लगता है कि जितना कन्वीनियंट है ये उतना ही डिवाइडिंग भी है। तो मेरे कहने में तो अभी भी हमें ओरिजिनल जैसे इट इज इंटेंडेड टू बी वैसे ही फॉलो करना चाहिए सब कुछ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੀ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? मुझे लगता है बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया हमारा एक दुश्मन नहीं है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है AI। एंड इवन दो हमें ये बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है एज अ सोसाइटी, बट अगर हम आर्टिस्ट लोग ही AI को यूज करने लगे तो हमारी सबकी कहानियां सेम होंगी, हमारी सबकी कहानियां बताने का अंदाज सेम होगा और उसमें कोई इंसानियत नहीं रहेगी। तो मुझे लगता है कि कन्वीनियंस के लिए हमें इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए और सच नहीं भूलना चाहिए। सबसे ब्यूटीफुल बात मुझे ह्यूमैनिटी की यही लगती है कि सबको एक ही चीज अलग अलग अंदाजों में, अलग अलग नजरियों में दिखती है, एंड वो प्रिजर्व करना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, मोर देन सोशल मीडिया। अभी मेरे लिए सबसे बड़ा थ्रेट इज AI। सो यस। ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਪੌਟਲਾਈਟਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਰਹੇ ਹੋ। यस, जितने भी आर्ट फॉर्म्स ले लो, चाहे वो फिल्म मेकिंग हो, चाहे वो लेखन हो, चाहे वो थिएटर हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, उसके जो पर्दे के पीछे होता है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखता है जो उसके पीछे काम करते हैं। पर्दे के आगे आपको सिर्फ परफेक्ट सब कुछ दिखाया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल जो हमारा कंटेंट क्रिएट हो रहा है, जो फिल्में बन रही हैं, जो नाटक बन रहे हैं, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बन रहे हैं, वो कुछ जगह लोगों को फूड फॉर थॉट देने के लिए नहीं बन रहे हैं। सो मेरे नज़रिए में ये बिल्कुल गलत बात है और मैं अपनी कला के थ्रू यही कोशिश करना चाहती हूँ कि मैं वही कहानियाँ बताऊँ जिनको वो स्पॉटलाइट जो डिजर्व करती हैं, स्टोरीज दैट एक्चुअली मैटर। सो यस। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, 2 ਮੂਵੀਜ਼ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਾਂ? मेरा यही रहा है एक इंटेंशन कि मैं जो भी बताऊं मैं इस नजरिए से बताऊं क्योंकि मुझे ये ठीक लगता है, क्योंकि आर्ट इज फॉर द आर्टिस्ट। मैं पीयर प्रेशर में या फिर ये सोचने में ना लग जाऊं कि दुनिया को क्या लगेगा, ये इंसान क्या सोचेगा, वो इंसान क्या सोचेगा। मुझे लगता है जो मेरे किरदारों का सच है वो सच की तरह ही बाहर आना चाहिए, जैसा वो असल जिंदगी में हो। वो मुझे ऑडियंस के लिए, वो मुझे रीडर्स के लिए, किसी के लिए भी चेंज नहीं करना चाहिए। बट एक डायरेक्टर ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अगर मुझे पसंद नहीं आया वो, तो अगर वो जो मैंने बनाया है वो मुझे ही मूव नहीं कर पाया तो फिर मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती वो किसी और को मूव करे।
अगर कोई लेखक कुछ लिखता है और वो लिखते हुए खुद नहीं रोता है तो पढ़ते वक्त कोई भी नहीं रोएगा। ਬਿਲਕੁਲ। सो वही बात रह गई। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਵੀ, प्लीज ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ कुछ दसो अपने। सो मेरी नई किताब का नाम है लॉस्ट एंड फाउंड इन कश्मीर। ये एक फिक्शनल कहानी है जो इंस्पायर्ड है पहलगाम अटैक से। एंड मैं 2 साल पहले मैंने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी जो कश्मीर में बेस्ड थी, लेकिन जब मैं उसे एडिट कर रही थी तभी पहलगाम अटैक्स हुए। एंड जैसे पूरे देश को इतना बड़ा इम्पैक्ट लगा, मुझे भी उतना ही इम्पैक्ट लगा। एंड मुझे लगा कि ये जो एक्चुअल विक्टिम्स हैं ये हेडलाइन से बढ़कर इंसान भी हैं और हम उनकी इंसानियत को ही नहीं पहचान पा रहे हैं। हम उन्हें हेडलाइंस के नज़रिए से देख रहे हैं, गूगल फोटोज की नज़रिए से देख रहे हैं, लेकिन उनके दिल में क्या बीत रही होगी वो नहीं सोच रहे हैं। ये लोग जो अभी अभी शादी कर चूड़ा पहनकर हाथ में गए थे उधर, विद इन द मैटर ऑफ सेकंड्स के अंदर एक बंदूक की वजह से वो पूरी जिंदगी उनसे बेमतलब ही छीन गई और उनका ना कोई दोष ना कोई कसूर, लेकिन फिर भी वो ऐसी चीजों से अभी तक की लगता उसे दोष की दस उनका दोष है ही नहीं। दोष हमारे समाज का है, दोष हमारे जो बैरियर्स हमने बनाए रखे हैं। हम इंसान सब सेम हैं, हमने एक दूसरे से ही इतना अलग कर दिया है कि किसका रिलीजन क्या है, किसका कास्ट क्या है, किसका जेंडर क्या है, किसकी नेशनैलिटी क्या है। ये सब आदमियों ने डिफरेंस बनाए हैं, इंसानों ने डिफरेंस बनाया है। ऐसे तो भगवान ने ये कभी सोचा ही नहीं था दुनिया बनाते वक्त। तो वो कसूर हमारा ही है एज अ सोसाइटी। बिल्कुल वो चीज़ ने ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਚਾਹੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥਰੂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿਲਾਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪੈਥੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਗੁੱਸਾ ਕਹਿ ਲਈਏ। एग्जैक्टली। ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ। एग्जैक्टली। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਥॉट ਲੈ ਕੇ ਆਏ? मेरा मेन थॉट ये था कि मैं एक ट्रेजेडी को एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ना बना दूं, मैं उसे सेंसेशनलाइज ना कर दूं, मैं ग्लोरीफाई ना कर दूं। मेरा ये एम था कि मैं ट्रेजेडी को एक सेंसिटिव तरीके से अप्रोच करूं एंड मैं उसे एक स्पेक्टिकल ना बना दूं जो आसपास लोग आके देखें कि वो कहानी एच रहे रियलिटी में। एंड वो कहानी ऐसे ही लगे कि जैसे जब हमने पहलगाम अटैक्स की न्यूज़ सुनी थी तो हमारे अंदर कितना हलचल मचा था, वैसे ही मैं ऑडियंस को कंफर्टेबल नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि वो अनकंफर्टेबल होएं और फिर आखिर में जब आखिरी पन्ना पलटे तो ये सवाल उनके दिमाग में आए कि क्यों हमने ये सब इतने बैरियर्स रखे हैं एक दूसरे के बीच में। सो दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੋਊਗੀ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, लॉस्ट एंड फाउंड ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸਟੋਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਿਕਸ਼ਨ ਸਟੋਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਵ स्टोरी होगी? ये एक फिक्शनल रोमांटिक लव स्टोरी है, लेकिन जब मैं लव कहती हूँ मैं सिर्फ रोमांस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्यार के सारे रूप के बारे में बात कर रही हूँ। जो प्यार हमें खुद से होता है, जो प्यार हमें अपने पेरेंट्स से होता है, अपने फ्रेंड्स से होता है। तो मैं जितने भी हम इतने ज़्यादा लेयर्ड होते हैं इंसान लोग, मैं वो लेयर्स को बस फील करने की कोशिश करती हूँ इस नैरेटिव में। एंड इट इज़ अ स्टोरी अबाउट 2 पीपल जो एक बार कश्मीर में मिलते हैं जब वो खुद इस सोलो ट्रिप पे होते हैं। एंड देन फिर ये जब बॉम्बे जहाँ पे ये दोनों रहते हैं वहाँ पर फिर से मिलते हैं तो उनकी मुलाकात होती है, इनकी बातें होती हैं और कैसे ये अपने आप को ही किसी और के ज़रिए मिलते हैं। तो ये मेमोरी के बारे में है कहानी, ग्रीफ के बारे में है, आइडेंटिटी के बारे में है। एंड यस बहुत सारे न्यूआंसेस हैं जो हम एक एक करके डिसाइफर करने की कोशिश करते हैं चैप्टर्स के जरिए। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਿਕਾਸ਼ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਫੀਲਿੰग्स ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਪਾਈਆਂ, ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ? जब मैं ये लिख रही थी तो मेरा यही एक कोशिश थी कि जो मैं लिखूं वो किसी तक पहुंचे। अगर 1000 लोगों तक नहीं तो सिर्फ एक तक, एंड अगर एक तक भी पहुंच रही है तो मुझे लगता है मेरा काम एज ए लेखक इज सक्सेसफुल एंड माय जॉब इज डन। बिकॉज द ओनली थिंग दैट मैं चाहती हूँ कि रीडर्स लेकर जाएं इस किताब से इज एम्पैथी, इज कंपैशन, जो आजकल के वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा लैक कर रहा है। सो दैट इज़ माई गोल, दैट इज़ माई ऑब्जेक्टिव विद दिस किताब।
Yes. ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਿਕਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ Yes. ਖਾਸ ਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਬੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨਜ਼ੀਸ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, Yeah. ਇਹ ਜਸਟ ਫਰੀ ਮਾਈਂਡਡ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ Thank you. ਤੇ ਮਿਲਣ ਲਈ, Yes. ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਡਟੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।